हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, यानी कि उच्चावच प्रदर्शन। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? उच्चावच का प्रदर्शन पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी उच्चावच को हम लोग किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। या अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्चावच का जो रिप्रेजेंटेशन है, जिन उच्चावच की हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से होगा, या फिर कैसे उच्चावच को प्रस्तुत किया जाता है, कैसे उच्चावच को दिखाया जाता है, इनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो मूल बातें ये है कि आपको उच्चावच क्या होता है। तो आप साधारण भाषा में कह सकते हो कि धरातल का ऐसा कोई भी भूभाग जिसमें लंबाई, आपका चौड़ाई, और कहेंगे कि ऊंचाई, तीनों चीज जिसमें हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा उच्चावच होता है वो क्या होता है। उच्चावच थ्री डायमेंशन फॉर्म में होता है। रिलीफ जो होता है तीन तरह से हो सकता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन तरह से उसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तीन तरह से उसे हम दिखा सकते हैं। प्रत्येक के लिए तीनों विमाएं, जो उच्चावच है इसका तीनों रहेगा, लंबाई भी चाहे रहेगा, लेंथ भी रहेगा, उसका चौड़ाई भी रहेगा, और उसकी जो ऊंचाई है वो भी हमारे पास इसके अंतर्गत रहेगा। सामान्य तौर पर उच्चावच में ये जो तीनों है, स्थल रूपों की जो लंबाई है, स्थल रूपों की जो चौड़ाई है, और स्थल रूपों की जो ऊंचाई है, तीनों को ढाल के दशाओं के आधार पर जब हम देखते हैं, किसके आधार पर? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि तीनों को हम लोग ढाल के दशा के आधार पर देखते हैं। किस आधार पर देखते हैं? ढाल के दशा के आधार पर। ढाल का दशा आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि ढाल जो है एक्चुअली आपका एलसी किंग महोदय और वुड महोदय का जब आप जियोमॉर्फोलॉजी में सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक मिलता है कि ढाल की चार आवश्यक तत्व होती है। ढाल का चार आवश्यक तत्व होती है, जिसमें सरल रेखी ढाल सबसे ऊपर का होता है। फिर उसके बाद आपका सॉरी, सबसे ऊपर का हमारा शिखरीय उत्तलता होता है, ये जो हम दिखा रहे हैं शिखरीय उत्तलता है। इसके ऊपर सरल रेखीय ढाल है, जिसे हम मुक्त पृष्ठ कह रहे, सॉरी, मुक्त पृष्ठ है। उसके बाद सरल रेखीय है, फिर आपका अवतल ढाल है। तो चार ढाल के तत्व है। पहला शिखरीय उत्तलता, फिर आपका यहाँ पे मुक्त पृष्ठ सेकंड वाला, फिर आपका सरल रेखीय थर्ड वाला, और फोर्थ जो हमारा होता है अवतल ढाल होता है। टोटल चार प्रकार की ढाल है, और उन ढाल के दशाओं के आधार पर हम रिलीफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उच्चावच को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये उच्चावच का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सामान्य तौर पर आपका कहेंगे कि तीन चीजों पर निर्भर करता है। लंबाई, ध्यान दीजिएगा कि किन किन चीजों पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी भूभाग का ये तीनों चीज होता है, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इन तीनों को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? मूल बात पढ़ना है उच्चावचों की प्रदर्शन विधियां, कि हम रिलीफ को दिखा किस प्रकार रहे हैं, किन किन मेथड से रिलीफ को दिखा रहे हैं। पिछला क्लास में हमने पढ़ा था मैप, पिछला क्लास में मैप पढ़ा, उसके पिछले क्लास में हमने स्केल पढ़ा, और हमने कहा था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे उच्चावच को कैसे दिखा रहे। यहाँ से यूजीसी नेट एक क्वेश्चन दे ही देती है, या फिर आप कह सकते हो कि यूजीसी नेट एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेती है आराम से। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। ऐसे सिलेबस में आपको यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि उच्चावच को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, या फिर उच्चावच का प्रदर्शन। तो प्रदर्शन करने का मतलब है कि एक ऐसा विधि होगा, एक ऐसा मेथड होगा, जिस मेथड के आधार पर हम धरातल का जो थ्री डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि धरातल का हम थ्री डायमेंशन स्वरूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो स्वरूप हमारा कपड़ा पर बना सकते हैं, कागज पर बना सकते हैं, या किसी समतल सतह पर बना सकते हैं। क्योंकि मानचित्र क्या है? अगर हम लोग मानचित्र वास्तव में क्या होता है, एक समतल सतह पर हम उसे अक्षांश रेखाओं के आधार पर उसको हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। उसी तरह उच्चावच को दिखाएंगे तो 3D के आधार पर, यानी 3 डायमेंशन के आधार पर, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम या तो समतल कागज में या सफेद कागज में या फिर कहें कि कपड़ा में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उच्चावच का निरूपण, उच्चावच का प्रदर्शन। ठीक है, यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा आप लोग कि ये जो उच्चावच का प्रदर्शन है या उच्चावच का निरूपण की बातें हैं, ये कुछ विशेष मेथड पर चलता है। कौन कौन सी मेथड है इसमें? तो इसमें मेथड जो है, जिस मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम विधि यहाँ पर कह रहे हैं। अब मेथड में आप ध्यान दीजिएगा कि दो मुख्य मेथड इसके अंतर्गत आता है। एक आता है आपका चित्रमय विधि यानी चित्र विधि, और एक आता है आपका गणितीय विधि। ठीक है, दो चीज इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक आपका आता है चित्रमय विधि, ठीक, और एक आपका आता है गणितीय विधि। इन दो विधियों के माध्यम से उच्चावच को निरूपण कर, इसके अलावा भी हम लोग एक और विधि देखते हैं। उस विधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिश्रित विधि। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ही विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, बट इसको भी ध्यान दे दीजिए कि एक्चुअली हमारा 3 विधि काम करता है। चित्रमय विधि ये आपका हो गया, गणितीय विधि, और ये जो है आपका, ये आपका मिश्रित विधि। 3 विधि काम करता है, और इन 3 विधि के आधार पर हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? उच्चावच को। उच्चावच मतलब समझ रहे हैं ना कि 3 तरह का हमारा उच्चावच होता है। एक प्राथमिक उच्चावच होता है, द्वितीयक उच्चावच होता है और तृतीयक उच्चावच होता है। प्राथमिक उच्चावच में हम लोग महासागर को देखते हैं और महाद्वीप को देखते हैं, प्राथमिक उच्चावच में महासागर और महाद्वीप। द्वितीयक उच्चावच में हम क्या देखते हैं? द्वितीयक उच्चावच में हम लोग देखते हैं पर्वत पठार मैदान। ठीक है, जो हमारा है। और तृतीयक उच्चावच में क्या देखते हैं? तृतीयक उच्चावच में हम लोग देखते हैं जो रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर कहें कि जो हमारे पास शामिल होता है, या फिर आप कह सकते हो जो लैंडफॉर्म, उस लैंडफॉर्म को हम दिखाते हैं तृतीयक उच्चावच में। इस बार भी यूजीसी नेट एक प्रश्न पूछी थी कि सर्क हमारा किस प्रकार के उच्चावच के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल था शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में पूछा था कि सर्क हमारा जो हिमनद से एक टोपोग्राफी बनता है जिसे हम सर्क कहते हैं, तो सर्क हमारा किस के अंतर्गत है, कौन सा उच्चावच में? तो वो तृतीय उच्चावच के अंतर्गत आएगा। लैंडफॉर्म है वो, जो उच्चावच की तृतीय श्रेणी में आएगा। ठीक है, उन्हीं उच्चावच को हम मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे। तो उसमें आपको देखना क्या है? उच्चावच का प्रदर्शन में चित्र विधि के माध्यम से, गणितीय विधि के माध्यम से और मिश्रित विधि के माध्यम से। ये 3 विधि है जिसके माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा चित्रमय विधि है, चित्रमय विधि में कौन कौन सा शामिल हो जाता है, गणितीय विधि में कौन कौन सा शामिल होता है, ये जो मिश्रित विधि है इसका लास्ट में वर्णन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा शामिल होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सर एक बार और बताइए सर। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था हमारा कि सर्क, यूजीसी ने इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि सर्क जो यस। हमारा है, सर्क लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर से बनता है। तो जो लैंडफॉर्म है ग्लेशियर से बनता है, वो किसके माध्यम से, यानी कि कहेंगे कि कैसे वो बन पाता है, तो वो कौन सा उच्चावच के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो वो तृतीयक में आता है। तो तृतीयक में जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको रखा जाता है, चाहे भी आकार की घाटी हो, चाहे यू आकार की घाटी हो, चाहे सर्क हो, चाहे और भी डेल्टा हो, डेल्टा भी लैंडफॉर्म है। तो उन सभी को हम लोग तृतीयक उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर अब हम द्वितीय लोग क्या, उच्चावच में क्या क्या बताएं सर? सर लिखवा दीजिए द्वितीयक ना सर इसको। उच्चावच, एक मिनट। द्वितीयक जी सर उच्चावच बताइए। में हमारा, देखिए प्राथमिक में आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्राथमिक में हमारा आ जाता है महासागर और मैदान। ठीक है, सॉरी, महासागर और महाद्वीप। महाद्वीप एक आ जाता है और एक महासागर आ जाता है। दो आ जाता है प्राथमिक उच्चावच में। माइक म्यूट कर दीजिएगा। और प्राथमिक उच्चावच में दो, महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक उच्चावच में आपका आ जाता है पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है,
ये आ जाता है आपका पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सभी चीजें किसमें आती हैं? द्वितीयक उच्चावच में आता है। द्वितीयक उच्चावच में आपका पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सभी आ जाता है। और जो तृतीयक उच्चावच हमारा है, यानी तीसरे नंबर का जो रिलीफ है, ये तृतीयक उच्चावच में लैंडफॉर्म आता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? लैंडफॉर्म को देखते हैं। लैंडफॉर्म मतलब जो भी भूदृश्य हमारा अपर्दन के कारकों के माध्यम से बनते हैं, जो भी भूदृश्य हमारा अपर्दन के कारकों के माध्यम से बनते हैं, उसको शामिल किया जाता है तृतीयक उच्चावच में। जैसे कि वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, सर्क है, हिमगह्वर है, और भी बहुत तरह के हमारे पास हैं जो लैंडफॉर्म बनते हैं। 5 टोपोग्राफी जो हमारा 5 तरह का कारक है, उन सभी को इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब देखिए, हम चर्चा कर रहे थे आगे, हमारा क्या चर्चा कर रहे थे कि उच्चावच के प्रदर्शन की हमारी विधि कौन सी है। तो विधि में एक हमने बताया कि एक हमारा है चित्रमय विधि, मतलब चित्र के सहारे जिसको ज्यादातर दिखाया जाता है। एक है मैथमेटिक्स रूल, है गणितीय विधि, एक है मिश्रित। अब चित्रमय विधि में आप लोग देखिए, एक है हेशियर प्रणाली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि निम्न में से किस विधि के माध्यम से उच्चावच का निरूपण किया जाता है, उच्चावच को दर्शाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका हेशुअर प्रणाली हो गया, यानी कि हेशुअर प्रणाली के माध्यम से हम लोग उच्चावच को दिखाते हैं। पर्वतीय छायांकन विधि के माध्यम से उच्चावच को दिखाते हैं। ट्रेकोग्राफिक विधि से उच्चावच को दिखाते हैं। और आकृतिक विधि से उच्चावच को दिखाते हैं। चार मुख्य हमारा क्या है? चार मुख्य हमारा यहाँ पर चित्र विधि के अंतर्गत आता है। ध्यान से देखिएगा, एक एक का हम वर्णन करेंगे। चार मुख्य है। पहला क्या हो जा रहा है? हमारा चित्र विधि। ठीक है, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा आ रहा है चित्र विधि। चित्र विधि में हेशुअर प्रणाली, हेशुअर प्रणाली, पर्वतीय छायांकन विधि, टेकोग्राफिक विधि और आकृति विधि, ये चार चीज इसके अंतर्गत हमारा शामिल होता है। इसमें क्वेश्चन भी आए इसलिए है ये, क्योंकि यूजीसी ने प्रीवियस ईयर में ये पूछी हुई है कि कौन सा हमारा, किसके अंतर्गत हम लोग उच्चावच को दिखाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके माध्यम से पूछा जा चुका है। तो एक एक करके वर्णन करेंगे कि होशियर प्रणाली, हेसियर क्या है, पर्वतीय छायांकन क्या है, ट्रेकोग्राफिक विधि क्या है, और आकृतिक विधि क्या है। इन सभी का हम एक एक करके अब आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए। और भी देखिए, अगर आप देखिएगा गणितीय विधि, तो गणितीय विधि में भी हमारा है स्थानिक ऊंचाई है, स्पॉट हाइट जिसको कहते हैं, तल चिन्ह है, बेंचमार्क जिसको कहते हैं, त्रिकोणमिति विधि है, त्रिभुजीकरण विधि, आकृति विधि, और ये समुच्च रेखा, समुच्च रेखा दैट मीन्स कंटूर। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट कौन वाला है? स्पॉट हाइट इंपॉर्टेंट है और कंटूर लाइन इंपॉर्टेंट। तो इन सभी का वर्णन हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे, या सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्याख्या करेंगे। क्या व्याख्या करेंगे? सबसे पहले व्याख्या करेंगे हेशुअर प्रणाली पर, कि क्या होता है हेशुअर विधि। ठीक है, क्या होता है हमारा हेशुअर विधि, उसको हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेशुअर प्रणाली पर। सबसे पहले हेशुअर प्रणाली दिखाएंगे। देखिए, हेसियर प्रणाली, या फिर कहें कि हेसियर मेथड, जो चित्रमय विधि के अंतर्गत आता है, ये क्या है? ये हमारा बड़ी मापनी पर बना हुआ है। कौन सी मापनी पर बना हुआ है? ये लार्ज स्केल पर बना हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारा किस पर बना हुआ है? लार्ज स्केल पर बना हुआ है। ठीक है, लार्ज स्केल के अंतर्गत ये आपका आता है। एक बार फिर से हम इसको, स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड। देखिए, ओपन एक ये कर दिए। पहला नंबर हमारा क्या था? हेसियर प्रणाली।
एच से उसको देख लीजिए। हेसियर प्रणाली, हेसियर प्रणाली का पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लार्ज स्केल मैप है, ये लार्ज स्केल का विधि है। ठीक है, मतलब लार्ज स्केल कहने का मतलब क्या है, इसमें लार्ज स्केल का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, छोटा क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। हेसियर प्रणाली जो है ये लार्ज स्केल का मतलब क्या है कि ये छोटा क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हेसियर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेसियर प्रणाली को विकसित करने का श्रेय जाता है लेहमान महोदय को। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हेसियर प्रणाली को दिखाने का श्रेय किसको जाता है, लेहमान महोदय का जाता है। ये विद्वान है, ये इन्होंने ही सबसे पहले हेसियर प्रणाली को बनाया था। देखिए दो चीज यहाँ पे, पहला ये लार्ज स्केल मैप है और दूसरा लेहमान नामक विद्वान ने इसको बनाया था। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे है कि ये मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित करने वाली प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करता है, ये मानचित्र में उच्चावच को दिखाता है। अभी हमने बताया कि उच्चावच क्या होता है। ये क्या कर रहा है, मानचित्र में ये उच्चावच को दिखा रहा है, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ खाई है, कहाँ हमारा पठार है। उच्चावच को ये दिखा रहा है। ठीक है, उच्चावच को हेसियर प्रणाली दिखाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो बात है हेसियर प्रणाली का, वो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि हेसियर प्रणाली ये क्या होता है कि 45 डिग्री से अधिक अगर कोण आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, कि हेसियर प्रणाली में अगर 45 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है, ढाल है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पर्वत है। ठीक है, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। इसको हाइट को अगर मान लीजिए ये हमारा पीक है, उच्चावच है, पूरे एरिया को इसको दिखाना है हेसियर से। तो अगर जहां पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है या 45 डिग्री का ढाल जहां पर है, उस एरिया को ये क्या करता है, ब्लैक कर देता है, पूरा काला कर देता है। उस एरिया को ये किसमें दिखा रहा है, इसमें है नियम कि इसको काला कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री के एंगल है तो इस एरिया को पूरा वो काला कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हेसियर प्रणाली में जो रेखाओं के बीच का स्थान होता है, मान लीजिए कि ये हमारा पूरा एरिया है, इसमें दो रेखा पार कर रहा है इससे, इनके बीच का जो स्थान है, अगर ढाल का कोण अनुपात में होता है, यानी कोई ढाल का कोण जो है अनुपात में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और 45 डिग्री से अधिक अगर आपका बन जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, उसमें काला कर देगा जगह को। देखिए अभी आप लोगों को हम अब दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज है या फिर कहे कि जो मूल बात है, वहां से आप थोड़ा सा यहाँ से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से आप स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करिए कि इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत हमारा क्या हो रहा है, एक मिनट, इस विधि के अंतर्गत बारीक एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायांकन करके मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं। पर्वतीय छायांकन करके हम क्या कर रहे हैं, मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इस विधि के अंतर्गत बारीकी एवं आसपास खींची गई खंडित रेखाओं द्वारा पर्वतीय छायांकन करके मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शन करते हैं। अब ये पर्वतीय छायांकन क्या है, पर्वतीय छायांकन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि इतना आपका पर्वतीय इलाका है, इसमें आपका 45 डिग्री से अगर अधिक का एंगल बन रहा है, तो जिस एरिया में ये एंगल बन रहा है वहां पर ये शेडिंग कर देता है, ब्लैक कर देता है। जो आगे यहाँ पे लिखा लिखा हुआ भी है कि 45 डिग्री से अधिक जो भाग है, कोण वाले जो भाग होते हैं 45 डिग्री से अधिक, उसे पूर्णतः काला कर देते हैं। इसका गुण है ये बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं, जो हमने कहा ये लेहमान द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान आपको क्या क्या देना है कि किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो लेहमान द्वारा। ये 45 डिग्री से अधिक का कोण अगर है तो ये पूर्णतः काला कर देगा, और ये ढाल के कोण को अनुपात में होता है। देखो इसमें हम लोगों को समझने की क्या जरूरत है, मूल थियरी को समझने का कोशिश करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। मूल रूप से किसी भी क्षेत्र के उच्चावच को अगर आप दिखा रहे हैं,
किसी भी क्षेत्र के उच्चावच को यदि आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो मेथड का नाम है हेसियर। एक मेथड है जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र का, अगर हमारा भूभाग है मान लीजिए इतना पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें कैसे मेथड को यूज कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि कहाँ पर हमारा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ पर किस प्रकार से वो तैयार हो रहा है, कहाँ पर अधिक ढाल वाला भाग है, कहाँ पर कम ढाल वाला भाग है। एक्चुअली हेसियर प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के या किसी भी मानचित्र पर उसको उसके ऊंचाई को दिखा सके, उनके ऊंचाई को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, उनके ऊंचाई को दिखा सकते हैं, रिलीफ फीचर्स को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, रिलीफ का जो फीचर्स है उसको हम लोग उसमें दिखा सकते हैं। मूल बात आपका जो है यहाँ है कि कैसे हम लोग क्या क्या चीजों को दिखा रहे हैं, वो हेसियर प्रणाली करता है। वो किस एंगल में है, कितना डिग्री का एंगल है, सभी चीजों का बात करता है हेसियर प्रणाली। इस चीज को आपको समझने का कोशिश करना है कि हेसियर प्रणाली एक मेथड है। ठीक है, एक प्रकार से ये कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार से ये मेथड है, मेथड है। और उस मेथड का हम लोग यहाँ पर डिटेल्स देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये लेहमान द्वारा खोजा गया बड़ी मापनी पर बनी मानचित्र के लिए उपयोग होता है। यानी जो हमारा लार्ज स्केल मैप है उसमें ये ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि छोटा क्षेत्र दिखाना है, लार्ज स्केल मैप का मतलब क्या होता है कि छोटा क्षेत्र दिखाना है। ये 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों को पूर्णतः क्या करेगा, ये काला कर देता है। अगर 45 से अधिक का अगर एंगल बन रहा है तो उसको काला कर देगा। ये VVI पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। और ये जो नोट्स है आपका, ये नोट्स पूर्णतः आपको कॉपी में उतार लेना है। यहाँ आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे एक काफी बड़ा विशेषता है, क्या है कि इस प्रकार का धारातल जो जितना अधिक ढाल वाला होगा, हेसियर प्रणाली में बने मानचित्र वह भाग उतना ही अधिक भारी और काला प्रतीत होगा। मतलब 45 डिग्री से अधिक एंगल का अगर है तो वो क्या करेगा, काला करेगा। ध्यान देना है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि 45 डिग्री से अधिक एंगल वाला है तो वो उसको काला करेगा। और काला करेगा तो आपको ध्यान देने की बातें हैं कि यहाँ पे आगे कहता है कि जितना ज्यादा एंगल होगा, जितना ज्यादा ढाल होगा, उतना ज्यादा भारी काला करेगा, उतना डेप्थ ब्लैक होगा। ठीक है, और इस विधि के माध्यम से हम लोग मानचित्र को कभी कभी बड़ा छोटा कर सकते हैं, किया जा सकता है। निश्चित अनुपात में इसे हम क्या करते हैं, इस विधि से मानचित्र को छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। देखिए, विविधीकरण और लघुकरण किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, ये बड़ी मापनी पर के मानचित्र के लिए इंपॉर्टेंट है। लेहमान महोदय ने इसको खोजा था। 45 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा तो पूर्णतः काला कर देगा। ठीक है, यह अनुपात में होता है, और जितना अधिक मात्रा में ढाल होगा उतना ही ज्यादा काला होगा। ये इसके माध्यम से सहायता से मानचित्र का आरेखन का निश्चित अनुपात में घटा मतलब विवर्धन बढ़ा और लघुकरण मतलब छोटा किया जा सकता है। ये मूल बात है आपका किसका, ये मूल बात है हमारा इसका, यानी कि ये जो हेसियर प्रणाली है इसका। ठीक है, कुछ सवाल है यहाँ आप लोगों का? कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर, हाँ, इस मेथड का एक इमेज मतलब शो करके दिखाइए ना, किस टाइप का होता ठीक, एक मिनट। इस मेथड का इमेज ना, अच्छा लास्ट में हम ग्रुप में इमेज भेज देंगे। ठीक है, एक्चुअली ये रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है तो यहाँ फिर बैक करेंगे तो टोटल कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम इसका जो है आपको एक इमेज ग्रुप में डाल देंगे कि हेसियर प्रणाली का जो है इमेज है वो किस प्रकार से आएगा, डाउनलोड करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगला विधि है, अगला विधि हमारा क्या आता है, अगला विधि हमारा है पर्वतीय छायांकन विधि। इमेज भी आपको मिल जाएगा, आपको हम ग्रुप में डाल देंगे।
लास्ट पॉइंट क्या बताए थे इस विधि के द्वारा? इस विधि के द्वारा आपका जो है मानचित्रों का छोटा या बड़ा आसानी से किया जा सकता है। ऐसे हम लोग पेंटोग्राफ में हम लोगों का एक कल हमने बताया था पिछला क्लास में कि पेंटोग्राफ एक होता है, ठीक है, एक हमारा होता है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ के माध्यम से मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपका जो हेसियर प्रणाली है, हेसियर प्रणाली के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मानचित्र को उसके निश्चित अनुपात में, निश्चित आरेख बनाने में उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है हमने जो अभी बताया नहीं है कि हेसियर प्रणाली का दोष क्या है। लाभ तो ठीक है, लाभ हमको समझ में आ जाता है कि लाभ क्या क्या आता है हेसियर प्रणाली का। हेसियर प्रणाली में हम लोग देखते हैं कि सरलता पूर्वक हम ऊंचाई को दिखा सकते हैं, पर्वतीय प्रदेश का जो उच्चावच है उसको हम आसानी से दिखा सकते हैं, कोई भी इसको एक बार देख के समझ सकता है। हम टोपोग्राफी का जो लक्षण है, जैसे कि कोई भी टोपोग्राफी में या फिर कोई भी टोपोसिट में या स्थलाकृतिक मानचित्र में जो हम लोग देखते हैं कि कौन सा नदी है, कौन सा हमारा छोटा छोटा कटक है, कौन सा हमारा दलदल है, सब क्षेत्र को हम टोपोग्राफी में तो आसानी से हेसियर प्रणाली के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। दोष जो सबसे बड़ी है कि ये जो बताता है ना कि ये क्या करता है हमारा हेसियर, हेसियर कहता है कि बड़ी मापनी पर बने मानचित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। हमने देखा कि हेसियर प्रणाली कहता है कि जो बड़ा मानचित्र है, यानी कि जो बड़ी स्केल वाले मानचित्र, बड़ा मानचित्र कहने का मतलब क्या कि जो बड़ा स्केल पर बना हुआ है, उस वैसे मानचित्र जो छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए होता है, उसके लिए ये प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोष वाली बात है, दोष वाली बात है कि फिर छोटे मानचित्र पर अगर हम बात करेंगे, छोटे स्केल का जो मैप है, स्मॉल स्केल का जो हमारा मैप है, जैसे कि हम किसी राज्य को दिखाना है, किसी देश का मानचित्र दिखाना है, वहां पर रिलीफ रिप्रेजेंट करने में काफी असुविधा होता है। ध्यान देना, ये लार्ज स्केल मैप के लिए हेसियर ठीक है, लेकिन स्मॉल स्केल मैप के लिए क्या करेगा, कठिनाई प्रस्तुत करेगा, स्मॉल स्केल मैप के लिए समस्या खड़ा करेगा हेसियर प्रणाली। ये एक सबसे बड़ा इसका दोष है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोलिंग लैंड होता है, आपको ध्यान दीजिएगा, रोलिंग लैंड, रोलिंग लैंड मतलब देखिएगा कि बहुत पहाड़ी क्षेत्र में घुमावदार होता है। तो घुमावदार होता है, उर्मिल भूमि जिसको कहते हैं कि काफी मात्रा में ऐसे 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 आपका रहता है, ऐसे क्षेत्रों में आपका हेसियर प्रणाली सटीक नहीं होता है। हेसियर प्रणाली वैसे में आपका सटीक नहीं बैठता है। रोलिंग लैंड का मतलब ही आपका वही हो जाता है, रोलिंग रोलिंग लैंड का ही मतलब आपका वही हो गया कि हम, एक मिनट, रोलिंग लैंड का मतलब आपका क्या होगा कि जो उर्मिल सतह है, जो उर्मिल भूभाग है, उसको यहाँ पर आप सही तरीके से इस हेसियर प्रणाली के माध्यम से आपको दिखाने में असुविधा होता है, क्योंकि काफी मात्रा में ऐसे घुमावदार होते, बहुत सारे पहाड़ी काफी ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसमें कौन ऊपर है ज्यादा, कौन कितना, किसका हाइट है, इसको रिप्रेजेंट करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है हेसियर प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, हेसियर के माध्यम से ये समस्याएं हम लोगों के पास आती है। हेसियर प्रणाली में मतलब सही तरीके से काम नहीं हो पाता है, सब चीज उच्चावच, सब उच्चावच को हम नहीं दिखा सकते, उच्चावच को दिखाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से समुद्र तल से कितनी हाइट है, जैसे कि एक हम लोग जानते हैं ना कि समुद्र समुद्र तल से कोई भी क्षेत्र का ऊंचाई मापा जाता है, कि समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि झारखंड के नेतरहाट पहाड़ी, नेतरहाट पहाड़ी का समुद्र तल से ऊंचाई माना जाता है जो सबसे हाईएस्ट है 1100 मीटर है। तो ये जो समुद्र तल से ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं ना, ये समुद्र तल से ऊंचाई को बारे में ज्ञान नहीं कर पाता है सही तरीके से कोई भी लैंडफॉर्म्स का हेसियर प्रणाली। तो हेसियर प्रणाली का अगर बेनिफिट भी है तो उसका कुछ प्रमुख दोष भी है। दोष में यही हो गया कि ठीक है, हमारा लार्ज स्केल मैप के लिए आसान है, लेकिन स्मॉल स्केल मैप के लिए असुविधा प्रकट करता है। ये समुद्र तल से ऊंचाई को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये जो है रोलिंग लैंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया अभी, रोलिंग लैंड।
तो रोलिंग लैंड के बारे में भी ये सही तरीके से ज्ञान नहीं दे पाता है कि रोलिंग भूमि में कहाँ पर कितना हमारा ऊंचाई होगा, उसको ये सही ढंग से ज्ञान नहीं कर पाता है हेस्यर प्रणाली। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करना है, पर्वतीय छायांकरण। आज हम लोग दो विधि को काफी बारीकी से समझेंगे। पर्वतीय छायांकरण अगला है, ठीक है। आज देखिए पर्वतीय छायांकरण, पर्वतीय छायांकरण मतलब हिल शेडिंग। ध्यान से सुनिएगा, हिल शेडिंग कहने का मतलब है, हिल शेडिंग का एक्चुअली ये एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी एक किताब है टिवार्था की, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ELEMENTS, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी एक पुस्तक है। फिंच और टिवार्था दो विद्वान है इसमें, इस किताब में एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, फिंच और टिवार्था, फिंच और टिवार्था, ठीक है। फिंच और टिवार्था, तो उन्होंने पर्वतीय छायांकरण को स्पष्ट करने का कोशिश किया है। उन्होंने ही पर्वतीय छायांकन को स्पष्ट करने का कोशिश किया है अपने किताब में, एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी में, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी और मूल बात है वो क्या बात है, सबसे बड़ी और मूल बात आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बातें जो है इसके अंतर्गत, वो ये है कि ये छोटी मापनी पर बना है। छोटी मानचित्र जो जो स्मॉल स्केल मानचित्र है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्मॉल स्केल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारा हेस्वेर किसमें था, हेस्वेर बड़ा मापने पर बड़े मानचित्रों के लिए अच्छा था। और हिल शेडिंग हमारा क्या है कि छोटे मानचित्र पर बने मापने के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसे पर्वतीय छायांकन को हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक शेडिंग भी कहते हैं। इस पॉइंट्स को क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक शेडिंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, हिल शेडिंग मेथड को प्लास्टिक शेडिंग मेथड भी कहा जाता है। हिल शेडिंग मेथड को प्लास्टिक शेडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिलीफ मॉडल है इसका, इसमें जो मानचित्र बनता है, ये मानचित्र फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। मतलब मान लीजिए कि आप ऊपर से कोई पर्वत का फोटो लिए हैं, तो ऊपर से कोई पर्वत का जो फोटो लिए हैं उसके जैसा ये प्रतीत होता है हमारा कौन, हिल शेडिंग। मान लीजिए कि आप फोटो ले रहे हैं, तो फोटो ले रहे हैं तो कैसे दिखेगा, ऊपर से फोटो ले रहे हैं तो उसको जैसे देखने में लगता है, ठीक उसी तरह आपको पर्वतीय छायांकन को देखने में लगता है। एक्चुअली अब सवाल यहाँ पे ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, सवाल यहाँ पे ये है कि जो पर्वतीय छायांकन होता है ये कैसे लिया जाता है। तो इसको कहना है कि ऊपर से, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पर्वत है ना, पूरा ऐसे ऐसे पर्वत है मान लीजिए, तो ये ऊपर से फोटो लिया जाता है इसमें, ठीक। ऊपर से फोटो लेगा, नहीं तो उत्तर पश्चिम कोना से फोटो लेगा, नहीं तो कॉर्नर से फोटो लेगा। ध्यान दीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो हिल सेटिंग होता है कैसे फोटो लिया जाता है। एक तो ऊपर से फोटो लिया जा सकता है एकदम सिरे से, या फिर इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से, यानी उत्तर पश्चिम, कॉर्नर का मतलब है यहां पर उत्तर पश्चिम से फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम से फोटो ले, उसमें जो मान लीजिए जहां तक फोटो गया और जो क्षेत्र यहाँ छूट गया, मान लीजिए ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये सब छूट गया, तो इस सबको शेडिंग कर देता है, फिर उसको फोटो से उसको छायांकरण कर देता है, शेडिंग कर देता है। और शेडिंग कर देने से उसे ही हम कहते हैं हिल शेडिंग मेथड। मतलब ये पर्वतीय भाग है, ठीक है, पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग को क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा एक पर्वतीय भाग है, ठीक। तो पर्वतीय भाग है तो या तो ऊपर से फोटो लेंगे हम, या फिर उत्तर पश्चिम। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ कुछ भाग पर क्या होगा हमारा, कि कुछ कुछ भाग पर काफी फोटो ठीक आएगा, कुछ कुछ भाग जो है वो खाली रह जाएगा, फोटो सही से नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो जो अंधेरा वाला भाग होगा ना, कॉर्नर पड़ेगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा वाले भाग को क्या करेगा, ये अंधेरा वाले भाग को छायांकन कर देगा, शेडिंग कर देगा अपने से। सर
तो उसे ही कहा जाता है हिल सेटिंग। हाँ बोलो। बोल रहा हूँ, उत्तर पश्चिम से ही क्यों करेंगे, पूरा पश्चिम ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं, इसका मेथड ही वही है, अच्छा, इसका मेथड है मेथड ही यही है। वही है। हाँ, मेथड ही यही है कि या तो उत्तर से लेना होगा, नहीं तो ऊपर से लेना होगा, नहीं तो इसका किसको लेना होगा, उत्तर पश्चिम से लेना होगा। ठीक है, इसका मेथड है। और वहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि ये छोटा मापने पर बना मानचित्र है, इसीलिए इसका विशेष उपयोग है। इस विधि में ना बड़े आसान तरीके से और हेसुअर से ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेसुअर से अच्छे तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं हिल सेटिंग के माध्यम से उच्चावच को। बहुत आसान तरीके से इसमें हम लोग देख सकते हैं, फिर इसको पर्वतीय क्षेत्रों को हम लोग छायांकन कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसमें भी जो डीमेरिट है, वो डीमेरिट क्या है, इसका भी डीमेरिट है कि इसको भी हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई को इसमें भी हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हेसियर में भी समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित नहीं होता है, ध्यान देना। और हिल सेटिंग में भी समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित नहीं होता है। दोनों में ही ये दोष है, दोनों का ये दोष आता है कि ऊपर से भी ये नहीं होगा, मत सॉरी, हेसियर में भी ये समुद्र तल से ऊंचाई पता नहीं चलता है, और हिल सेटिंग में भी समुद्र तल से ऊंचाई पता नहीं चलता है। इसमें भी जो मुख्य दोष है कि हम हेसियर हिल सेटिंग मेथड से पर्वतों के ढाल का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना डिग्री एंगल है, जबकि हेसियर क्या कहा था कि 45 डिग्री एंगल से अगर ज्यादा आएगा तो हम उसे काला कर देंगे। बट हिल सेटिंग में एक बड़ा सा समस्या पनप कर आ जाता है कि बता ही नहीं पाता है कि इसका ढाल सही क्या है, कौन सा भाग ज्यादा ऊंचा है, कौन सा भाग ज्यादा नीचा है, कौन पर्वत स्कंद है, कौन पठार है, कौन मैदान है। ये सही तरीके से ये क्या करता है, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है हिल सेटिंग मेथड। ठीक है, समस्या को ये सही तरीके से प्रतीत नहीं कर पाता है हिल सेटिंग मेथड हमारा।